हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन द सर्किट शोन L इक्वल्स 1 माइक्रो हेनरी, C इक्वल्स 1 माइक्रो फैराड एंड R इक्वल्स 1 किलो ओम। देखिए ये सर्किट दिख रहा है, इसमें एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर है। इंडक्टर का इंडक्टेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ AC वोल्टेज सोर्स V0 sin ओमेगा टी एस सोन। AC वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है V0 sin ओमेगा टी, और सीरीज सर्किट तो दिख ही रहा है डायग्राम में। विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। अब देखिए सीरीज सर्किट में पहले अगर फेजर हम लोग ड्रॉ कर लें तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस मतलब रेजिस्टेंस का एक्सिस, और वाई एक्सिस हम लोग लेते हैं रिएक्टेंस का एक्सिस। तो ऊपर की ओर हम लोग लेते हैं एक्स सी 1/ओमेगा सी, पढ़े होंगे आप लोग, और नीचे की तरफ लेते हैं हम लोग एक्स एल ओमेगा एल, और इसी तीनों का रिजल्टेंट आ जाएगा आपका इम्पीडेंस। तो अगर एक्स बड़ा है एक्सएल से तो ये रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, और तब रिजल्टेंट का वैल्यू जेड इम्पीडेंस इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और अगर ओमेगा एल बड़ा हुआ 1/ओमेगा सी से तो ये रिजल्टेंट इधर की ओर आ जाएगा इम्पीडेंस, और ये वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ चूंकि होल स्क्वायर है तो एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर लिखें या एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर लिखें, बात बराबर है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होने से जेड का वैल्यू दोनों सेम हो गया। बस ये एंगल फाई अगर लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है, और ये एंगल फाई लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे चूंकि क्लॉकवाइज है। और तब हम लोग आई का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ई नॉट पीक ईएमएफ बाई इम्पीडेंस जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाई और माइनस फाई। यहाँ अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, क्लॉकवाइज है तो माइनस। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन फेज विथ द वोल्टेज। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि करंट विल बी इन द फेज विथ वोल्टेज, मतलब करंट का फेज और ईएमएफ का फेज सेम हो जाए। ये कब पॉसिबल है? जब इस जेड के एक्सप्रेशन में एक्सएल और एक्सी अगर बराबर हो जाए, ऐसा सोचिए। तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा? आर, ये जीरो हो गया दूसरा वाला ब्रैकेट, और ये बचा कितना? रूट आर स्क्वायर इक्वल्स आर। तो जब जेड की जगह पर ई नॉट बाई आर रखेंगे तो फाई तो जीरो आ जाएगा, रिजल्टेंट तो इसकी तरफ हो गया, और फाई अगर जीरो आ गया तो यहाँ भी एंगल क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी। मतलब करंट का फेज आई इक्वल्स ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। अब करंट का फेज और ईएमएफ का फेज दोनों सेम तभी होगा जब एक्स सी इक्वल्स एक्सएल होगा। अब एक्स सी और एक्सएल का वैल्यू सामने दिख रहा है आपको, 1/ओमेगा सी इक्वल्स ओमेगा एल। अब यहाँ से अगर ओमेगा का वैल्यू हम लोग निकाले तो यह आ जाएगा 1/√LC। अब ये फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो भी कह लें, ओमेगा को 2πf भी लिख सकते हैं, 2πf। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये आर से तो इंडिपेंडेंट ही है, वही बोल रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर फ्रीक्वेंसी। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। एट ओमेगा इक्वल्स 0 करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स नियरली 0। अब कह कि ओमेगा 0 है, ये ओमेगा 0 हो गया। ओमेगा अगर 0 हो जाएगा तो सबसे पहले आर का वैल्यू देखिए क्या आएगा। ओमेगा अगर 0 हो जाएगा तो एक्सएल 0 हो गया, ये नीचे वाला वैल्यू ओमेगा 0 पुट कर देंगे, एक्सएल 0। और यहाँ ध्यान से देखिए एक्सी हो गया आपका इनफाइनाइट। अगर डिनोमिनेटर में बहुत छोटा वैल्यू आ जाए तो पूरा वैल्यू बहुत बड़ा हो जाता है। एक्सी इनफाइनाइट अगर हो गया, बहुत बड़ा हो गया एक्सी, तो हम लोग आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और रिजल्टेंट जेड जो है वो सी के अलॉन्ग आ जाएगा। और सी का एक्सी का वैल्यू कितना है? इनफाइनाइट। मतलब ये इम्पीडेंस जो है ये आपका इनफाइनाइट आ गया। तो इम्पीडेंस जब इनफाइनाइट आ गया तो ऑब्वियसली ये करंट क्या हो जाएगा? ई नॉट बाई इन्फिनिटी 0। तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है। जब यहाँ लिख भी लेते हैं, ओमेगा इफ ओमेगा टेंस टू 0 this implies z tends to infinity and this implies I equals 0. At omega equals 0 current flowing through the circuit becomes nearly 0. ये ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन चेक करते हैं। एट ओमेगा मच ग्रेटर देन 10⁶ रेडियन पर सेकेंड द सर्किट बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर। अब देखिए यहाँ ओमेगा का वैल्यू बहुत बड़ा दिया है, 10⁶ से भी बहुत बड़ा दिया है।
अब ओमेगा अगर 10⁻6 से बहुत बड़ा हो गया और एल आपका है 10⁻⁻6 माइक्रो दिया हुआ है, माइक्रो हेनरी, तो इस एक्सएल का वैल्यू आएगा कुछ। अगर मान लेते हैं हम ओमेगा 10⁻10 हो गया, 10⁻6 से बहुत बड़ा, 10⁻10, 10⁻11, 10⁻12 कुछ भी ले सकते हैं, 10⁻10 ले लिए, तो यहाँ से ओमेगा एल आ जाएगा आपका 10⁻10 इंटू 10⁻⁻6, ये कितना आ जाएगा 10⁻4 आ जाएगा। अब यहाँ जरा देखिए एक्सी का वैल्यू, ओमेगा अगर बहुत बड़ा है तो एक्सी तो 0 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं इफ ओमेगा मच ग्रेटर देन 10⁻6 दिस इंप्लाइज 1/ओमेगा c इक्वल्स 0। ओमेगा बहुत बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये वैल्यू बहुत छोटा आ जाएगा, 0 नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल होगा उसको लगभग 0 लिख सकते हैं। और ओमेगा एल आपका बहुत बड़ा आएगा एंड ओमेगा एल मच ग्रेटर देन 1। अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो कैपेसिटर तो 0 हो गया, बोल क्या रहा ऑप्शन में ओमेगा मच ग्रेटर देन 10⁻6 सर्किट बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर, नहीं, कैपेसिटर का पार्ट तो 0 हो गया, तो क्या बचा यहाँ इंडक्टर बचा, इंडक्टेंस 1 से बहुत बड़ा आया है, तो सर्किट बिहेव्स लाइक इंडक्टर, कैपेसिटर नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ओमेगा अगर 10⁻6 से बहुत बड़ा है, यूनिट नहीं लिखे हैं यहाँ, यूनिट यहाँ दिख ही रहा है, तो कैपेसिटेंस वाला पार्ट 0 आ जाएगा, कैपेसिटर का रिएक्टेंस, और इंडक्टर बचेगा, तो ये इंडक्टर जैसा बिहेव करने लगेगा सर्किट, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन देखते हैं द करंट विल बी इन फेज विथ वोल्टेज, करंट विल बी इन फेज विथ वोल्टेज, जो पहला ऑप्शन हम लोग चेक किए हैं ये केस, करंट विल बी इन फेज विथ वोल्टेज इफ ओमेगा इक्वल्स 10⁻4। अब इस केस के लिए ओमेगा का वैल्यू निकाल के देखिए, तो ओमेगा इक्वल्स 1/√एल और सी दोनों 10⁻6 इंटू 10⁻6, दोनों 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रो हेनरी है, -6 रूट से बाहर 10⁻6 और ये आ गया 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड, और यहाँ वैल्यू क्या दिया है 10⁻4 रेडियन पर सेकेंड। तो जब करंट और ईएमएफ सेम फेज में होगा तो ओमेगा का वैल्यू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए, ना कि 10⁻4। तो डी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन में 2 आंसर सही है, ए और बी, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।